नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना के संक्रमण के मामले भारत में 25,000 के आंकड़े को छूने वाले हैं, लेकिन आज की खबर कोरोना से डरने की नहीं बल्कि उम्मीदों की है। भारत में कोरोना कब तक रहेगा, इस पर रखे गए एक महत्वपूर्ण अनुमान को आपके सामने रखें। उसके पहले इस बात का विश्लेषण कि क्या भारत ने आज से लॉकडाउन की एग्जिट रणनीति को अपना लिया है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन बरकरार है। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बिल्कुल भी छूट नहीं देने की बात की है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में कोरोना मुक्त जगहों पर जरूरी सामानों के साथ ही साथ कुछ और वस्तुओं की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद दुकानों के खुलने की शुरुआत हो गई है। हालांकि उसके बाद कुछ जगहों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद प्रशासन को अलर्ट होना पड़ा। लेकिन ऐसी बाधाओं के बावजूद हमारा लॉकडाउन का अनुभव कोरोना के मामले घटाने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है। आज 25 अप्रैल है और 1 महीने पहले आधी रात को भारत में लॉकडाउन लागू हुआ था। इसीलिए लॉकडाउन का असर क्या रहा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुबह 8 बजे से शुक्रवार से शनिवार के बीच 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार 6% रही। कोरोना के 100 मामले होने के बाद 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़ने की यह सबसे धीमी रफ्तार है। यह आपको यह भी बता दें कि 24 मार्च को जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, उस दिन कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार 21.6% थी। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते जाते तो 23 अप्रैल तक 2,12,427 केस हो जाते। लेकिन इस बीच कोरोना से दुनिया भर में मची तबाही पर सिंगापुर से भी उम्मीद जगाने वाली भविष्यवाणी की गई है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने अनुमान लगाया है कि कोविड-19 का कहर अलग अलग देशों में जल्द ही खत्म होने वाला है। वहीं भारत के लिए उसकी भविष्यवाणी है कि यहां 20 मई तक कोरोना का कहर खत्म हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के लिए सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने अलग अलग देशों के संदिग्ध, संक्रमित और स्वस्थ होने वाले मरीजों के मॉडल को लिया और उन आंकड़ों का विश्लेषण किया है। साथ ही अलग अलग देशों में महामारी ने जिन अहम तारीखों पर नया मोड़ लिया, उसके आधार पर उसने ये भविष्यवाणी की है। जहां तक भारत की बात है तो कल ही केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 16 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाए तो कोरोना वायरस का नया केस नहीं आएगा। भले ही सरकार 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना के खात्मे की भविष्यवाणी कर रही हो, लेकिन अब उसने धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर आने की कवायद भी शुरू कर दी है। इसी के तहत उसने कल रात देश भर में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन उसके आदेश ने कंफ्यूजन को बढ़ा दिया और आखिरकार उसे सफाई देने वाला आदेश जारी करना पड़ा। देखिए। देश भर में कोरोना की तालाबंदी को 1 महीना पूरा हुआ। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए ये रणनीति जरूरी थी, लेकिन इस बात का एहसास सरकार को भी है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस लॉकडाउन की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में 1 महीना पूरा होते होते सरकार राहत की एक छोटी सी किश्त लेकर आई। 24 अप्रैल की रात गृह मंत्रालय से एक आदेश जारी हुआ, जिसके मुताबिक देश भर में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इस आदेश को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। इसी कंफ्यूजन में दिल्ली के दल्लूपुरा इलाके में चाट पकौड़ी की दुकानें तक सज गईं। यहीं कई और गैर जरूरी सामानों की दुकानें भी खुली नजर आईं। दिल्ली के दूसरे कुछ इलाकों में भी स्टेशनरी और कपड़ों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें खुली देखी गईं। वहीं कुछ दुकानदार दुकान खोलने तो पहुंच गए, लेकिन असमंजस में राज्य सरकार के फैसले का इंतजार करने लगे। शुक्रवार देर रात को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और रियायतें दी गई हैं दुकानों को खोलने को लेकर। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कृष्णा नगर झील मार्केट से। यहाँ पर आप देखें, हालांकि फिलहाल जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन गाइडलाइंस के मुताबिक मार्केट एरिया की शॉप्स को नहीं खोला जा सकता है। नॉन एसेंशियल सर्विसेज रूरल एरियाज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में खोली जा सकती है। अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज में जो शॉप्स हैं
मार्केट कॉम्प्लेक्सेस नहीं खुलेंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे कृष्णानगर झील मार्केट एरिया में कुछ दुकानें खोली जा रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि लोग भी दुकानों की तरफ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह थोड़ा अफरा तफड़ी का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि सारी दुकानें ओपन होंगी, लेकिन हमने कुछ दुकानदारों को समझाया सिर्फ फूड शॉप ही खोली जानी है, खाने पीने के सामान को ही छूट दी जा रही है, तो उसी के ऊपर ही काम करो। कंफ्यूजन बढ़ा तो सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। इस स्पष्टीकरण के मुताबिक कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी नहीं, ये साफ तौर पर बताया गया। ग्रामीण इलाकों की दुकानें, गली मोहल्लों के अंदर की दुकानें, गांव शहर की छिटपुट दुकानें, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलने का आदेश था। वहीं छोटे बड़े शहरों में मॉल्स, हेयर कटिंग सैलून, शराब की दुकानें, तंबाकू, सिगरेट की दुकानें, किसी भी तरह के रेस्टोरेंट खोलने पर मनाही है। गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहाँ पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी रखी हैं, जैसे दुकानों में सिर्फ 50% स्टाफ के साथ काम होगा, ये सभी लोग मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की तरफ कुछ नरमी बरती है और कुछ रिलैक्सेशंस का अनाउंसमेंट किया है, पर यह भी कहा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट का खुद का ये डिसीजन होगा कि उनको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं, ये देखते हुए कि वो स्टेट कितने केसेस से डील कर रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स माना जा रहा है, जिसमें 6,817 केसेस अभी तक चल रहे हैं, जिसमें से मुंबई में 4,447 केसेस हैं। उसी को देखते हुए आप देख सकते हैं हम इस वक्त पे पार्ला ईस्ट मुंबई में मौजूद हैं और किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो सभी दुकानें यहाँ पे बंद हैं, आप देख सकते हैं। गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर भ्रम इस बात पर भी था कि क्या अब देश में हर इलाके में दुकानें खोली जाएंगी। इसका जवाब भी गृह मंत्रालय ने दिया। इसके मुताबिक हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए कोई छूट नहीं है, यहाँ दुकानें अभी बंद रहेंगी। हालांकि राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी का जो हालात इस वक्त है, जो स्टैग्नेशन दिखा गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज दिया गया है इकोनॉमी को। और सरकार को लगता है कि जिस तरह का सिचुएशन इस वक्त कोरोना वायरस का है, उससे ये सेफ होगा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको चलाया जा सके। तो ये जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन दुकान, ये सब चल सकता है और उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स है वो मेंटेन करते हुए इन दुकानों को चलाया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य ने 30 जून तक भीड़ भाड़ वाले किसी भी जमावड़े पर पाबंदी लगा दी है। आपको बता दें कि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों ने ही ये साफ कर दिया है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो कोविड-19 हॉटस्पॉट्स है, वहां पर लोगों को किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। वह एरिया पूरी तरह से सील रहेंगे और जिन दुकानों को खोलने का MHA ने आदेश जारी किया है, उन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स और लॉकडाउन के जो रूल्स हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। साथ ही साथ दुकानदारों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि वह मास्क पहने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक पब्लिक गैदरिंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है, किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। बहरहाल ये तो तय है कि कोरोना से जंग का फिलहाल लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सरकार एकदम से छूट देने के बजाय धीरे धीरे चरणबद्ध रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन में रियायत से जहां हालात सामान्य बनाने की कोशिश जारी है, वहीं अब जो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपकी चिंता बढ़ा सकता है। जहां तक केंद्र सरकार की बात है तो उसे इन आंकड़ों ने खासतौर पर परेशान कर रखा है। देश के 5 राज्यों में जहां 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, वहीं 5 दिनों में केस डबल हो रहे हैं। लेकिन गुजरात में महज 3 दिन में ही केस दोगुने हो रहे हैं।
महाराष्ट्र में जहां देश के सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं, वो भी गुजरात से इस मायने में पीछे है। वहीं दिल्ली में भी मरीजों की संख्या डबल होने में 5 दिन लगते हैं। जहां तक देश का सवाल है तो औसतन हर 10 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है, लेकिन गुजरात में संक्रमण के 3 दिनों में डबल होने की रफ्तार परेशान करने वाली है। कोरोना संक्रमण को लेकर गुजरात से लगातार परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों का जैसे विस्फोट सा हो गया हो। महीने भर में जहां 20 से भी कम मामले थे, उसी गुजरात में अब 2800 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। देश में जहां कोरोना के आंकड़े 8 से 9 दिन में डबल हो रहे हैं, वहीं अहमदाबाद में 3 से 4 दिनों में ही केस दोगुने हो रहे हैं। 22 मार्च को गुजरात में जहां कोरोना संक्रमण के 18 मामले थे, वहीं 24 अप्रैल को राज्य में 2815 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लॉकडाउन से पहले कोरोना मरीजों के मामले में गुजरात जहां 8वें नंबर पर था, वो अब महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। मौत की जहां तक बात है तो महाराष्ट्र में जहां 301 लोगों की मौत हुई, वहीं गुजरात में अब तक 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद के अलावा सूरत और वडोदरा में सबसे ज्यादा नए संक्रमण सामने आए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित पुराना अहमदाबाद है। यहाँ की घनी आबादी वाले जमालपुर, दानी लिमड़ा, बहरामपुर, दरियापुर और खाड़िया जैसे इलाकों में खतरा सबसे ज्यादा है। 15 अप्रैल से ही इन इलाकों में कर्फ्यू लागू है। अहमदाबाद और सूरत में तेजी से फैलते संक्रमण से केंद्र सरकार की भी नींद उड़ गई है। उसने दोनों शहरों में सेंट्रल टीमों को भेजा है ताकि वो स्थानीय प्रशासन को कोरोना पर काबू पाने और लॉकडाउन को लागू करने के जरूरी सलाह दे सके। इन सब के बीच कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को क्वारंटीन होना पड़ा था, वो अब स्वस्थ हैं। आज मेरा देख के लोगों ने टेस्ट करवाए तो उसके अंदर जो भी पॉजिटिव आए उनको सारवार मिली और अच्छे भी हो गए, और वो लोग अभी हॉस्पिटल से कई लोगों को डिस्चार्ज भी हो जाए। वैसे आम लोगों की बात करें तो गुजरात में इन दोनों राज्यों के मुकाबले ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी कम है। सूरत में ठीक होने वालों का आंकड़ा 3% से भी कम है। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो गुजरात के हालात ने जहां चिंता बढ़ा रखी है, वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र की चिंता स्लम एरिया को लेकर बढ़ चुकी है। बीएमसी इन इलाकों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई पुलिस भी बांद्रा ईस्ट के बहरामपाड़ा, भारत नगर, ध्यानेश्वर नगर और पत्थर नगर पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी हुई है। इन इलाकों में कोरोना के मरीज मिले हैं। बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से जंग में वो लॉकडाउन का पालन करें और रमजान के दौरान अपने घरों में ही रहें। उसके इस अभियान में नागरिकों ने भी उसका साथ दिया है। कोरोना ने इंसान की संकटों से लड़ने की इच्छा शक्ति को सामने रखा है। सरकारों के कामकाज को भी दुनिया परखने में लगी हुई है। दुनिया की मशहूर सर्वे एजेंसी गैलप ने कोरोना के संकट काल में 28 देशों की सरकारों के कामकाज पर सर्वे किया है और इस सर्वे में सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के लीडर नंबर 1 हैं। भारत के 91% लोगों की राय है कि सरकार कोरोना से निपटने में अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार की रेटिंग दुनिया भर की सरकारों के बीच नंबर 1 है। भारत के 79% लोगों ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार का फैसला सही कदम था। गैलप की सर्वे में जहां भारत की सरकार पर 91% जनता का भरोसा है, तो ऑस्ट्रिया की सरकार पर वहां की 86% जनता का भरोसा है। पाकिस्तान में भी 82% लोग मानते हैं कि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है। फिलीपींस में 80% लोग सरकार के कामकाज की तारीफ करते हैं, जबकि जर्मनी में 75% लोगों का सरकार पर भरोसा है। गैलप के सर्वे में यह भी सामने आया है कि थाईलैंड के 81% लोग कोरोना से निपटने में सरकार से नाखुश हैं, जबकि जापान में भी 69% लोग सरकार से नाराज हैं। अमेरिका में 48% लोगों की राय है कि सरकार ने सही काम नहीं किया। दुनिया भर की प्रमुख सरकारों के बीच हुए सर्वे में भारत का अच्छा प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगाता है। नमस्ते, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है,
हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। लीडर कौन खरा होता है, ये अग्निपथ तय करते हैं। नरेंद्र मोदी को भारत का नेतृत्व करते हुए तकरीबन 6 साल हो रहे हैं और इसी बीच अब जब कई पीढ़ियों की सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सिर माथे पर आई, तो दुनिया की जानी मानी सर्वे एजेंसी गैलप कह रही है कि 91% भारतीय सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। कोविड-19 के संकट काल में अपनी अपनी जनता के भरोसे की दुनिया में सबसे बड़ी रेटिंग मोदी सरकार की है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अमेरिका, रूस, इटली, जापान, जर्मनी समेत 28 देशों में कोरोना के संकट काल में सरकारों के कामकाज का प्रदर्शन सर्वे के जरिए जानने की कोशिश की गई। सर्वे में साफ हुआ कि मोदी सरकार को उसके हर एक कदम पर जनता का समर्थन मिला। मार्च के पहले हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने होली मिलन से दूर रहने का ऐलान कर सबको चौंकाया था। इसके बाद 19 मार्च को देश को उनके संबोधन में 22 मार्च के जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ और ये एक तरह से लंबे लॉकडाउन का ट्रायल था। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी, तो 14 अप्रैल को दोबारा आकर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा गए। ये सब कुछ इतना सहज हुआ कि सिर पर खड़ी आफत और लाखों लोगों पर आए बड़े संकट के बावजूद भारत जैसी बड़ी आबादी वाला देश हर एक परिस्थिति में मानो ढलता गया। I have called on governments to put in place social welfare measures to ensure vulnerable people have food and other life essentials during this crisis. In India, for example, Prime Minister Modi has announced a $24 billion package, including free food rations for 800 million disadvantaged people. लॉकडाउन में भारत में समस्याएं नहीं हुई ऐसा नहीं, मजदूरों के पलायन की समस्या तो सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई। बावजूद इसके गैलप का सर्वे कहता है 79% लोगों ने लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां 90% से अधिक लोगों ने इस बात से असहमति जताई कि मौजूदा संकट में लोकतंत्र प्रभावी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के दौरान देश की रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्रियों से 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 27 अप्रैल को एक बार फिर वो मुख्यमंत्रियों के साथ ई-चर्चा करेंगे। किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने। प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान मोदी की सरकार ने कैबिनेट समेत जरूरी बैठकें भी की, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा। मास्क पहनने पर जागरूकता फैलाने मोदी खुद सामने आए। फेस कवर जरूर पहने, और मैं ये भी बताता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टरों के लिए निर्धारित हैं, जो नर्सिस के लिए और निर्धारित हैं, जो पैरामेडिकल आवश्यक हैं, वैसे मास्क पहनना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। हर घर में किसी भी साधारण कपड़े से हम तैयार करें और फेस कवर रख सकते हैं, और मैं तो मानता हूं ये लगभग हमें आदत बनानी ही पड़ेगी इससे बचने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संकट के समय में सार्क देशों का कोविड-19 फंड बनाने से लेकर G20 देशों की वीडियो बैठक करने में अगुवा रहे। जैसा अभी बताया गया, इसीलिए नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के ग्राफ के साथ अमित शाह ने 23 अप्रैल को ट्वीट करते हुए कहा था, सच्चाई खुद सबूत दे रही है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है। जिस तरह वो कोविड-19 महामारी से निपट रहे हैं, भारतीयों और दुनिया भर की मदद कर रहे हैं,
हर भारतीय सुरक्षित महसूस कर रहा है और उनके नेतृत्व पर भरोसा करता है। Wait for emergencies to happen. मोदी सरकार में कोरोना काल के कामकाज पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दुनिया से मिली, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में विपक्ष उनसे सवाल नहीं कर रहा। कांग्रेस ने सबसे ताजा हमले में लॉकडाउन को नोटबंदी जैसा बिना योजना वाला करार दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहले ही कह चुकी हैं कि सरकार के पास 3 मई के बाद का प्लान नहीं है। The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. ग्राम पंचायत के अलग-अलग कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हुआ, इसीलिए सरकारों के कामकाज पर अंतिम राय भी अभी नहीं बनी है। हालांकि फिलहाल तो विपक्ष के सवालों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी संकट काल में नेतृत्व के मामले में टॉप पर हैं। आज तक ब्यूरो। गैलप के सर्वे में कोरोना को लेकर कुछ और बातें सामने आई हैं। कोरोना की दहशत अब लोगों के दिमाग पर चढ़ चुकी है। अमेरिका में गैलप के मार्च के सर्वे के मुकाबले 25 अंकों से बीमार पड़ने की चिंता बढ़ी है। थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और जापान में भी लोगों में बीमार पड़ने की आशंका बढ़ी है, जबकि भारत में 70% लोग मानते हैं कि कोरोना से वो या उनके परिवार का कोई बीमार हो सकता है। लेकिन इटली में लोग संक्रमण से अभ्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इटली में बीमार होने की चिंता पहले के मुकाबले 9 अंकों से घटी है। मार्च में जब गैलप ने सर्वे किया था तब दुनिया के 59% लोग मानते थे कि कोरोना का संकट वाकई गंभीर है, लेकिन अब 63% लोग मानते हैं कि इसका संकट बड़ा है। भारत में मार्च में 43% लोग कोरोना को गंभीर मानते थे, लेकिन अब भारत में 71% लोग मानते हैं कि कोरोना गंभीर संकट है। गैलप के सर्वे में कोरोना के काल में लोग अपना मानवाधिकार भी छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं। इराक में 92%, पाकिस्तान में 92%, थाईलैंड और भारत में 91%, ऑस्ट्रिया में 86%, जर्मनी में 79%, इटली में 85% और स्विट्जरलैंड में 86% लोग मानवाधिकारों पर समझौता करने को तैयार हैं। लॉकडाउन में बंगाल सरकार की वहीं केंद्र से तनातनी बढ़ती ही जा रही है। इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम ने बंगाल को नई चिट्ठी लिखी है। बंगाल के मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी में क्वारंटीन सेंटर, सर्विलांस जोन आदि को लेकर सवाल उठाए गए हैं। आईएमसीटी ने दिल्ली के मरकज से बंगाल लौटे लोगों का ब्यौरा भी मांगा है। आईएमसीटी ने कल बंगाल के हॉटस्पॉट्स का दौरा किया था। बंगाल में कोरोना से लड़ने की ममता सरकार की रणनीति पर केंद्र ने पहले भी सवाल उठाए थे। जाहिर तौर पर बंगाल सरकार भी पलटवार करने में नहीं चूक रही। That the IMCT came to Bengal first, as soon as they arrived, 3 hours after they arrived, the Home Minister called the Chief Minister of the state. You can imagine what was going on here. Their visit served absolutely no purpose because they went to areas where there were no hotspots. They declared areas where the last case was held was 2-3 weeks ago. So what is basically this was? This was basically they came there to spread the political virus. लॉकडाउन की आर्थिक कीमत चुकानी है, यह हर कोई मान रहा है, लेकिन इसका एक सकारात्मक असर भी पड़ा है। यह सकारात्मक प्रभाव है पर्यावरण पर पड़े असर का। वायु प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है तो नदियां भी साफ हो रही हैं। हरिद्वार में गंगा कितनी साफ हुई है, इस पर आज तक की यह स्पेशल रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गंगा की जिस निर्मल धारा को वापस पाने के लिए बीते 35 साल से कई कार्यक्रम बने, सेमिनार्स हुए, रिसर्च हुई, आंदोलन हुए और फिर भी नाकामी हाथ लगी। उस भगीरथ प्रयास को बस एक लॉकडाउन की जरूरत थी। ये हरिद्वार में कल कल बहती गंगा है। हरिद्वार में इन दिनों गंगा का पानी इतना शुद्ध है कि उसे पीने के लिए किसी फिल्टर की जरूरत नहीं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज गंगा शुद्ध हो गई है। पहले केवल ऋषिकेश तक ही पीने लायक थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आज यही गंगा जो बिल्कुल सामने मेरे सामने दिखाई दे रही है, ये हरिद्वार तक पीने लायक हो गई है।
यस सर, इसमें जो जुजॉल ऑक्शन है वो 6 से अधिक होना चाहिए, लेकिन हरिद्वार तक इस समय जो पर्यावरण मंत्री के रूप में मैंने परीक्षण कराया है वो 12 से भी अधिक है, जो कि अति शुद्ध पानी हो गया है गंगा का, और इसी तरह यमुना का पानी भी शुद्ध हो गया है। गंगा का पानी बीते 1 महीने में एकदम पीने लायक बना है, तो इससे आसमान में वायु प्रदूषण के स्तर में भी बेहद कमी आई है। लॉकडाउन ने प्रकृति को रिचार्ज होने का मौका दिया और गंगा जैसी मोक्षदायिनी नदी फिर खिलखिला उठी। गंगा को स्वच्छ करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान तैयार किया गया था। मौजूदा वक्त में भी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा सफाई मिशन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंसानों से गंगा में आने वाली गंदगी में 34% की कमी आई है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में 20% की कमी आई है, जिससे हर की पैड़ी का पानी पीने लायक हो गया है। ये हम लॉकडाउन पीरियड में हमारी जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की गई, अगर हम उसके रिजल्ट्स को लॉकडाउन पीरियड से पूर्व के एम्बिएंट एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग रिजल्ट्स से कंपेयर करें, तो अभी वर्तमान में जो लॉकडाउन पीरियड में जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी है उसमें काफी सुधार हुआ है, और जो लॉकडाउन पीरियड से पूर्व जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी थी, जो उसमें प्रदूषण का स्तर था, वर्तमान में 50 से 75% की उसमें कमी आई है। लॉकडाउन में हरिद्वार में गंगा साफ हुई तो अन्य नदियों में भी जीवन लौटा है। लॉकडाउन से पहले और अब पानी के सैंपल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि प्रत्येक प्राकृतिक सिस्टम में एक इनहेरेंट गुण होता है कि वो स्वयं उसको, अगर उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए तो कोई भी सिस्टम, चाहे वो नदी का हो, झील का हो, जंगल का हो, वो सिस्टम अपने आप में शुद्ध होता चला जाता है। हम सब लोगों की समझ में ये आ गया है कि अगर मनुष्य अपने व्यवहार पे नियंत्रण कर ले, कम से कम सॉलिड वेस्ट का उत्सर्जन हो, सॉलिड वेस्ट का सही ढंग से निष्पादन हो, और साथ ही साथ गंगा में किसी भी प्रकार की गंदगी से दूर रखा जाए गंगा को, तो गंगा का और अन्य नदियों का जल स्वतः ही स्वमेव ही शुद्ध होता जाएगा। पर्यावरण में खूबसूरती के लौटने के संकेत दुनिया भर से मिले। लॉकडाउन बस चंद दिन और रहेगा, फिर आगे पर्यावरण को बचाए रखना इंसान की जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। दिलीप सिंह राठौड़, हरिद्वार, आज तक। देश भर में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर सरकार ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि सरकार ने इसका कोई कारण अभी तक नहीं बताया है। पहले सरकार ने 2 दिन के लिए रोक लगाई थी, जिसकी समय सीमा आज खत्म हो गई। इन सब के बीच आईसीएमआर ने 8 राज्यों में सर्विलांस का काम पूरा कर लिया है, जिसके नतीजे जल्द जारी करने की बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों ने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर सवाल खड़े किए थे, जिसके मद्देनजर आईसीएमआर की ओर से, सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उधर डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगता रहा है कि उसने समय पर कोरोना के खतरे से आगाह नहीं किया। अब डब्ल्यूएचओ की सक्रियता बढ़ गई है और उसने इम्यूनिटी पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ आगाह किया है। इम्यूनिटी पासपोर्ट का मतलब यह है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन्हें रिस्क फ्री बताकर दुनिया में हवाई सफर की इजाजत दे दी जाए। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अब तक इसके प्रमाण नहीं मिले हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं वो दोबारा इससे संक्रमित नहीं होंगे। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि ऐसे लोगों को अगर छूट दे दी गई तो वो महामारी से निपटने की हिदायतों को लेकर लापरवाही बरतेंगे और कोरोना का संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। तो समय रहते ही डब्ल्यूएचओ की ओर से अब ये निर्देश दिए गए हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने देशों की ओर से गंभीरता से इसका किया जाता है पालन। और अब हम आपकी मुलाकात देश की पहली प्लाज्मा डोनर से करवाने जा रहे हैं। कोरोना सर्वाइवर स्मृति ठक्कर अहमदाबाद की रहने वाली हैं। उनसे बातचीत की है आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने। सुनिए। कोरोना को मात देना और कोरोना से को मात देने के बाद 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट करना, ताकि कोरोना के जो पीड़ित है, जो पॉजिटिव है, वो एक बार फिर ठीक हो पाए। हमारे साथ देश की पहली प्लाज्मा डोनर स्मृति ठक्कर मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। स्मृति, ये बताइए, प्लाज्मा आपने डोनेट किया तो कोई वीकनेस आपको लगी? क्या ख्याल आ रहा था? क्या दोबारा से कोरोना नहीं हो जाएगा? ये सारी चीजें क्या आपके दिमाग में चल रही थी? जी,
सुबह जैसे मुझे डॉक्टर्स के कॉल आए तो उन्होंने मुझे पूरी प्रोसीजर समझाई कि कैसे हम आपका प्लाज्मा लेंगे और ये प्लाज्मा किन पेशेंट्स के लिए कैसे यूज़फुल होगा। तो जैसे मुझे उन्होंने पूरी प्रोसीजर समझाई तो दे अश्योर्ड कि आपको कोई वीकनेस या आपके लाइफ में कोई मतलब रिस्क या कुछ नहीं है। इट इज़ 100% सेफ। सो इससे डरने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट वेरी सिंपल प्रोसेस है। और जैसे ही आपके ब्लड में से जो प्लाज्मा कंपोनेंट्स हैं वो ही हम लेने वाले हैं एंड द ब्लड विल बी बैक टू योर बॉडी। सो वो कम्प्लीटली सेफ था। उन्होंने ये भी बोला कि हमने पूरा जो रूम है जहाँ पे ये थेरेपी जहाँ पे ये प्रोसीजर होने वाली है वो भी हमने स्टेरिलाइज करवाई है सुबह से। सो दे वर साउंडिंग वेरी पॉजिटिव एंड वेरी कॉन्फिडेंट। तो फिर जैसे उन्होंने बताया कि ये प्लाज्मा अभी थोड़े क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके लिए यूज़फुल होगा, तो मैंने सोचा कि नहीं ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड जैसे ही मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है एंड माय हेल्थ इज़ रियली गुड तो आई थिंक मुझे ये करना चाहिए। सो उसके बाद मैं शाम को अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए गई। ये बताइए आपको ये ख्याल कैसे आया कि प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्या सोच उसके पीछे थी? ख्याल तो मतलब मुझे डॉक्टर्स ने कॉल किया तभी मुझे पता चला, बिकॉज तभी हमें हमारे राज्य को परमिशन मिली थी गवर्नमेंट से कि हम प्लाज्मा थेरेपी अभी गुजरात में चालू कर सकते हैं। एंड देन दे कॉन्टेक्टेड मी कि आपके रिपोर्ट्स काफ़ी नॉर्मल है एंड योर हेल्थ कंडीशन इज़ वेरी गुड। तो जैसे ही मुझे ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया तो मैंने सोचा कि ये कोई रिस्की प्रोसीजर नहीं है। सो देन आई इनिशिएटेड दिस। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े परेशान हैं, जिनको कोरोना हुआ है, जो काफ़ी सीरियस है, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? जो पेशेंट्स सीरियस है मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन है सिर्फ ट्रस्ट ऑन द डॉक्टर्स कि वो आपको बचा लेंगे और पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी इम्यूनिटी है। अगर आपकी इम्यूनिटी आपकी वीक होगी तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपकी लाइफ डेंजर में हो सकती है या आपको ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी मेंटली स्ट्रांग एंड बी पॉजिटिव कि आपकी इम्यूनिटी आप बढ़ाइए। दैट्स इट। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी मरीजों को ठीक करने की कोशिश कवायद लगातार जारी है। उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद यही कोरोना हारे, हिंदुस्तान देश जीते। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।